नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे, उसमें 2-3 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। आज हम एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए सीधे क्लास पे आते और सवाल पे आते। आप रफ और कलम लेकर बैठिए, एक सुंदर सी हेडिंग लगा लीजिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और आज की क्लास यहीं से शुरू कर दी जाए। एक छोटा सा सवाल बोर्ड पे, आप तैयार रहें। देखिए, एक सवाल बोर्ड पे आपके सामने हमने लिख दिया कि ए अनुपातों को मिलाने के क्रम का यह सवाल है कि यदि आपको अनुपात मिलाना आता है तो आप इस सवाल को आराम से लगा लेंगे, यदि नहीं आता है तो आपको शायद दिक्कत हो। तो हम आपको अनुपात को मिलाना सिखाते हैं, कैसे मिलाते हैं आप ध्यान से देखिएगा, क्या दिया हुआ है और क्या आपको निकालना है। देखो, ए अनुपाते बी बराबर 11:7 और बी अनुपाते सी बराबर कितना दे रखा, तो आप कहोगे 5:19 दे रखा। आपसे क्या पूछा है कि ए और सी का अनुपात बताइए। तो जब कभी भी अनुपात को मिलाने की बारी आती है, मैं इधर आपको आराम से बता दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। मैं पिछली क्लासों में यह बात बता चुका हूं कि यदि ए अनुपाते बी बराबर ए अनुपाते बी इस तरह लिखा हो, बी अनुपाते सी बराबर इस तरह से लिखा हो, बी अनुपाते सी, तो अगर आपसे सीधे यहां से ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकालना हो, देखो ये प्रक्रिया आप तब कर सकते जब देखो ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी, यानी बी से खत्म है और फिर बी से शुरू है। तो इस तरीके से हम लोग सीधे ए बी सी लिख देते और इधर की प्रक्रिया में क्या करते, पहले वाले का दोनों से गुणा करते और लास्ट वाले का लास्ट से गुणा करते। यानी बी का ए से गुणा करें तो ए बी बनेगा, अगर हम बी का बी से गुणा करें तो बी स्क्वायर बनेगा और बी का सी से गुणा करें तो बी सी बनेगा। तो आप ये समझने का प्रयास करें कि अगर आपको कभी अनुपात मिलाने की बात की जाए तो आप ऐसे आराम से अनुपात मिला सकते। तो अगर यही प्रक्रिया हम यहाँ से निकालें कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी, चूंकि बी से खत्म है और बी से शुरू है, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे। क्या करेंगे, पहले वाले का पहले में गुणा, 11×5 = 55 और फिर पहले वाले का दूसरे में गुणा, 7×5 तो आप कहोगे 35 और लास्ट वाले का लास्ट में गुणा, 19×7 तो आप कहोगे 133, तो आप कहोगे 133। ये आया ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि ए अनुपाते सी बताओ, तो आप कहोगे ए की वैल्यू मेरे पास 55 है और बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे बी की वैल्यू 133 है। ये इस सवाल का उत्तर है। आप इस बात को समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूं और कैसे आप मिलाने का प्रयास करेंगे। तो ये छोटा सा सवाल था, यहीं से आज की क्लास की शुरुआत की है हमने और हम आपके सामने अच्छे अच्छे भी सवाल लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसे भी लगाएं और देखें क्या अप्रोच है, क्या क्या तरीका हम आपको बता रहे हैं। आप जल्दी लिखें, एक दूसरा सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखें हम। देखिए, एक सवाल प्रॉफिट और लॉस का लिखा है, लेकिन यह सवाल उस तरीके का है कि यदि वस्तुओं को थोक भाव से खरीद करके और फिर थोक भाव में बेचा जाए तो उस कंडीशन में लाभ और हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो सवाल लिखा है 6 रुपए में 5 के दर से वस्तुएं खरीदी गई और 5 रुपए में 6 की दर से बेची गई, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। ये आपके सवाल में दिया गया है। तो इस तरीके के सवाल कैसे लगाते, तो पहली बार 6 रुपए में 5 की दर से, यानी आप प्राइस लिख लें और फिर इधर पे आपको ऑब्जेक्ट यानी वस्तु लिख लें। तो एक तरफ प्राइस लिख लें, एक तरफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु लिख लें। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो पहले बार 6 रुपए था, तो वस्तु कितने थी, तो आप कहोगे 5 की दर से खरीदा। दोबारा 5 रुपए में, तो आप कहोगे 6 की दर से बेचा। कुछ इस तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। ये क्या है, तो आप कहोगे ये सीपी यानी कास्ट प्राइस क्रय मूल्य है। ये क्या है, तो आप कहोगे ये एसपी यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है। अब आप देखने का प्रयास करें, 6 रुपए में 5 की दर से खरीदा और 5 रुपए में 6 की दर से खरीदा। जब कभी भी इस तरह के सवाल आपको मिले तो आप लाभ और हानि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे आसान तरीका यह है
कि आप वस्तु को बराबर कर ले। यहाँ पे 5 वस्तु है, यहाँ पे 6 है, मैं इन वस्तुओं को बराबर करने का प्रयास करूं। तो आप कहो कि 6 से यहाँ गुणा कर दो, 5 से यहाँ गुणा कर दो, देखो 30 वस्तु यहाँ भी हो गई और 30 वस्तु यहाँ हो गई। क्योंकि 6 से यहाँ गुणा हुआ तो 6 से पूरे में गुणा होगा, तो आप कहोगे 36 रुपए हो गए। अगर 5 से इधर गुणा हुआ तो 5 से इधर भी गुणा होगा, तो आप कहोगे ये कितना हो गया, तो आप कहोगे 25 रुपए। अब आप देख रहे होंगे कि 30 वस्तु यहाँ भी है, 30 वस्तु यहाँ भी है, तो अब वस्तु बराबर हो गई। तो आप देख लेंगे कितने रुपए में आपने खरीदा है और कितने में आप बेच रहे हैं। तो देखो 36 रुपए में खरीद रहे हैं और 25 रुपए में बेच रहे हैं। तो अब बताओ कि सीपी कितनी है, तो आप कहोगे सीपी 36 रुपए है। एसपी कितनी है, तो आप कहोगे एसपी 25 रुपए। अब बताओ कोई सामान यदि ज्यादा में खरीदा जाएगा और कम में बेचा जाएगा, उस कंडीशन में सदैव आपको क्या होगी, तो आप कहोगे हानि होगी। कितनी हानि होगी, तो देखो 36 से 25 कितना आप घाटा खा के बेचे हैं, तो आप कहोगे कि जी सर 11 रुपए घाटा खा के बेचा गया। देखो अंतर 11 ही आएगा। और जो लाभ और हानि प्रतिशत होता है वो सदैव क्रय मूल्य पे निकलता है। तो क्रय मूल्य इसका कितना है, तो आप कहोगे 36 गुणे में क्या, तो आप कहोगे 100, यानी ये कितना आ गया, तो आप कहोगे 1100 बटे में कितना 36, 1100 बटे में 36, ये इतना इसका उत्तर आ गया। आप चाहें तो काट भी सकते हैं। 4 से मैं इसको काटू 9 बार, 4 से काटू 25 बार, देखो 11 पचे 55, 11 दूना 22, 5 27 बटे में 9। तो अगर हम इसको काटे तो आप कहोगे 9 त्रिक 27, 30 सही 5 बटा 9% की क्या हुई, तो आप कहोगे हानि हुआ। बात को समझने का प्रयास करें। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूं आप उस तरीके से समझते जाइएगा, आपको आराम से समझ आएगा, कोई कठिन काम नहीं है। मैंने जैसे जैसे काटा है, हो सकता है काटने में कभी किसी सवाल में गलती हो जाए तो उसको आप त्रुटि नहीं मानेंगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आप ऐसे करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर मिलेगा। बात आई समझ में, तो आप इसे लिखे, मैं एक और सवाल लिखूं कुछ और अलग तरीके से, ताकि आपको ज्यादा बेहतर देने का प्रयास करूं। देखिए एक सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 24 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण को 56 रुपए में बेचने से 12% का लाभ हो। यह आपका सवाल है, आप इस सवाल की भाषा को समझे। एलिगेशन का सवाल है, एलिगेशन कैसे लगता है, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से कुछ लगता है। आप इधर देखने का प्रयास करें, एक तरफ पहली वस्तु होती है, एक तरफ दूसरी होती, मध्य में सदैव क्रय मूल्य होता है और तिरछा घटाते हैं तो दोनों वस्तुओं का रेशियो निकल करके आता। तो इस प्रक्रिया को एलिगेशन कहते हैं। कभी नहीं पढ़ा है तो आप सीखने का प्रयास करें, मैं आपको सिखा रहा हूँ। और जो मध्य में होता वो सदैव क्रय मूल्य रहेगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो ये जो मिलाने के बाद बनता है बीच में, ये मिश्रण का क्रय मूल्य होता। तो मिश्रण देखो ध्यान से, पहले तो 62 रुपए किलोग्राम वाला चावल है, फिर 42 किलोग्राम वाला, और मिश्रण को आप 56 रुपए में बेच रहे हैं, तो 12% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो 56 रुपए है मिश्रण का विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य नहीं है। तो अगर मैं विक्रय मूल्य है तो आप कहोगे 12% का लाभ है, तो 12 का लाभ का मतलब ये होता है कि जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ करके, और हानि होता है तो आप 100 में घटा करके, और क्रय मूल्य को 100% मानकर। तो लाभ हुआ तो आप कहोगे 100 में जोड़ेंगे 112, 112% की वैल्यू 56 है, तो आप कहो 100% यानी क्रय मूल्य निकाल लें, तो आप कहोगे 56 बटा 112 गुणे में 100। तो आप कहोगे 56 दूना 112, 2 से मैं काटू तो आप कहोगे 50, यानी मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब आप ध्यान से देखिए, मैं इस प्रक्रिया को इधर लगाने का मैं प्रयास करूं तो आप देख पाएंगे कि क्या इसका मतलब निकलेगा। देखो पहली बार है वो है 60 रुपए प्रति किलोग्राम, और दूसरी बार जो है वो कितना है, तो आप कहोगे 42 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर मैं कहूं कि मिश्रण को कितने में बेच रहे हैं, तो आप कहोगे जी 50 रुपए प्रति किलोग्राम, तो आप कहोगे 50 रुपए प्रति किलोग्राम। आप ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूं, तिरछा घटाने का प्रयास करेंगे, तो तिरछा में घटाऊं, देखो 60 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे 10।
अगर मैं इधर से इधर घटाऊं तो आप कहोगे 8 बचेगा। अगर मैं इसको सरल करूं तो आप कहोगे 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, तो यानी 4:5 के अनुपात में वो दोनों वस्तुएं मिलाई गई होंगी। तो ये कह रहा है कि 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 24 किलोग्राम, यानी इस जो 42 है इसकी वैल्यू आपको 24 दे रखी है। तो 24 किलोग्राम कैसे हुआ, तो आप कहोगे ये 5 रेशियो की वैल्यू 24 है, तो मैं कह दूं कि 5 की वैल्यू मेरे पास 24 दे रखी है। आपको 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाला पूछा, यानी 4 की वैल्यू आपसे पूछा है, तो आप कहोगे 24 बटे में क्या, तो आप कहोगे 5 गुणे में 4। अगर मैं इसको काटू तो आप कहोगे 5 चौक 20 और 5 बटे 40, यानी 4.8 बार कटेगा और 4 से गुणा होगा। देखो 4 बटे 32, 4 चौक 16, 3 19, यानी 19.2 किलोग्राम चावल मिलाना पड़ेगा, तब इस सवाल का जाकर के आपको उत्तर मिलेगा। बात समझ गए ना। मैं क्या बता रहा हूं कि देखो ध्यान से, 5 की वैल्यू 24 थी, तो आप सीधे कह सकते हैं 4.8 गुना है, तो 4.8 गुना इधर भी होगा, 4.8 से गुणा होगा यानी 4.8 से, तो 4 को गुणा करेंगे 4 बटे 32, 4 चौक 16, 3 19, यानी 19.2 किलोग्राम कौन होगा, तो आप कहोगे ये वाला चावल होगा, ये 19.2 किलोग्राम होगा। और जो पहले वाला था वो था हमारा 24 किलोग्राम चावल। बात को समझ गए ना। तो ये है कुछ सॉल्यूशन, आपको आराम आराम से हम देने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसे एक बार देखेंगे तो आपको जरूर आ जाएगा। मैं अच्छे से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको बात समझ आ रही मेरी ना, मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप आगे मैं बढ़ूं, आपकी इजाजत है तो अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। आप इसे जल्दी से लिख लें और समझ भी लें। देखिए एक सवाल हम और आपके सामने लिख दिए हैं, आप इसे भी देखें और लगाने का प्रयास करें। देखो सवाल लिखा क्या है, सवाल लिखा है 25 लीटर मिश्रण में 30% स्प्रिट है और शेष पानी है। यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में स्प्रिट का प्रतिशत क्या होगा। जैसे अगर हम आपको बता दें कि अगर दो वस्तुओं से मिलकर के कोई एक मिश्रण बना हुआ है, इसमें 2 वस्तुएं हैं, अगर मैं कह दूं कि इसमें एक वस्तु की मात्रा निर्धारित कर दी जाए कि इतना है और दूसरी वस्तु को चाहे जितना इसमें डालते चले जाएंगे लेकिन उसकी मात्रा उतनी ही रहेगी पहले वाले की, घटेगी नहीं, लेकिन परसेंटेज जो होगा वो घट बढ़ सकता है, यानी जैसे जैसे आप कहेंगे वैसे वैसे वो होता हुआ चला जाएगा। अब दूसरे की परसेंटेज घट जाएगी लेकिन मात्रा नहीं घटेगी। तो इस बात को आप समझने का प्रयास करें। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो अगर मिश्रण की मैं बात करूं तो मिश्रण मेरे पास कितना है, तो आप कहोगे जी 25 लीटर है। अगर इस 25 लीटर मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा पूछूं तो आप कहोगे 30%। तो आप कहोगे स्प्रिट कितना है, तो आप कहोगे स्प्रिट जो है वो 25 लीटर का 30%, 30/100 इतना स्प्रिट है। अगर स्प्रिट इतनी है, अगर हम मिश्रण में फिर पानी मिलाते चले जाएं तो ये स्प्रिट इतनी ही रहेगी, इसकी मात्रा नहीं घटेगी ना बढ़ेगी, और परसेंटेज जैसे आप निकालेंगे या बढ़ाएंगे उस हिसाब से घटता और बढ़ता रहेगा। अगर मैं स्प्रिट की बात करूं तो आप कहो स्प्रिट तो इतना फिक्स हो गया, लेकिन मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला दिया गया तो नया मिश्रण क्या हो गया, तो आप कहोगे जो नया मिश्रण हमारा है वो 30 लीटर हो गया, क्योंकि पहले तो 25 था, 5 और मिलाया तो 30 लीटर हो गया। अब इसमें हम कह दें x% स्प्रिट है तो आप कहोगे x/100, और ये जो स्प्रिट है ये पहले वाले स्प्रिट के बराबर होगी क्योंकि इसी मिश्रण की स्प्रिट है, क्योंकि स्प्रिट बदला नहीं। देखो 100 से 100 खत्म हो गया और 30 से 30 खत्म हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे जी 25%। ये इस सवाल का उत्तर है। आप ऐसे आराम आराम से समझने का प्रयास करें, आप लगा लेंगे, कोई बड़ा काम नहीं, एक लाइन में ही उत्तर इसका मिल जाएगा। तो हम आपको समझाने में सफल रहे, मैं ये आशा करूं, और आप इसे लिखें। मैं एक सवाल और आपके सामने बोर्ड पर पेश करूं, आप उसे भी जानें और जब भी सवाल मिले आप लगाने का भी प्रयास करें। देखिए एक सवाल आपके सामने ऊंचाई दूरी का लिखा हुआ है, आप इसे भी देखें और समझें और लगाने का भी प्रयास करें। हम भी आपको साथ साथ बताते हुए चल रहे हैं। देखो इस सवाल को लगाने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा क्या क्या बातें होती हैं, कुछ छोटी बातें हम आपको बता दें।
देखो छोटी बातें ये है कि अगर ये कोई स्तंभ खड़ा हुआ है या कोई टावर खड़ा हुआ है या कोई खंबा खड़ा हुआ है, तो इस खंबे से या फिर ऐसे मान लें कि अगर हम कहें कि ये हमारा समकोण त्रिभुज का ये हमारा लंब है, ये आधार है, कुछ इस तरह से अगर हम मान लें, तो अगर हम इधर से इधर की तरफ देखते हैं, ये वाला जो कोण बनता है ये होता है उन्नयन कोण। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहोगे उन्नयन कोण। अगर हम इसके समांतर नीचे वाले के कोई ऊपर रेखा खींच दे, तो ये वाला जो कोण बनता है ये इसका अवनमन कोण बनता है। समझ आ रहा है ना? तो इस वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। चूंकि बात ये होती है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते, क्योंकि ये एकांतर खंड में बने हुए कोण होते, इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर होते। दूसरी बात, पहली बात तो यह है कि इसको अवनमन कोण कहते हैं, इसको उन्नयन कोण कहते हैं। इतनी बात को आप जानने का प्रयास करें। और इसके बाद की अगर हम बात करें कि अगर कहीं पे कोई ऐसे स्तंभ बना हुआ है, तो जब भी उन्नयन कोण पे सवाल दिया जाएगा तो ही हम उन्नयन कोण लेंगे, और अवनमन कोण का सवाल दिया जाएगा तब भी हम उन्नयन कोण ही मान लेंगे। क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई थीटा अंश का कोण बना है, यदि मैं कह दूं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दे दी जाए, तो उस कंडीशन में ये दूरी इस दूरी के बराबर होती है, यानी ये जो ऊंचाई होगी इस वाले के बराबर होगी जब कभी भी 45 बनेगा। तो ये दो बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस सवाल में हम आपको दिखाते हैं क्या कहा गया। देखो ये कह रहा है कि कोई प्रकाश स्तंभ है, मैं इधर आपको चित्र भी बना के साथ साथ बताता चलूं। ये एक प्रकाश स्तंभ है। कह रहा है कि शीर्ष से दो बिंदुओं के अवनमन कोण पूर्व की ओर 45 और 30 है, यानी स्तंभ से एक ही ओर, चाहे इस तरफ मान लो चाहे उस तरफ, मैं इसी तरफ मान लू कि दो बिंदु हैं, ये देखो दो बिंदु मैं बना दिया। अब कह रहा है इन दोनों बिंदुओं के अवनमन कोण 45 और 30 है, यानी अगर हम ऐसे डॉट डॉट समांतर रेखा खींचेंगे नीचे वाले के, तो ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण बनेगा। क्योंकि एक कोण इसकी बात कर रहा है, एक इस पूरे की बात कर रहा है, तो ये वाले कोण और इस वाले कोण की बात कर रहा है। क्योंकि ये वाला कोण 30 अंश का होगा, देखो छोटा वाला जो कोण होगा ये 30 होगा और बड़ा वाला 45, क्योंकि जितने हम इस तरफ आप खींचेंगे उतने कोण का मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, दोनों के बीच की दूरी 146 यानी 146 मीटर है। अब आपसे पूछा है, कहा गया कि ये इसकी लंबाई बताओ, यानी ऊंचाई पूछा गया। मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं इस वाले त्रिभुज ए बी और सी में देखूं, तो आप कहोगे कि ए बी सी में यह 45 बना, तो ऊपर वाला यच है तो नीचे वाला भी ये दूरी यच होगा। अब आपको क्या करना है कि पूरे बड़े वाले त्रिभुज में ले लेना है ए बी और डी में। तो ए बी डी में ये 30 अंश का बन रहा है, ये पूरी दूरी 146 प्लस यच बन रहा है, और ये दूरी यच ही है। अब इसी के माध्यम से हम लोग लगाएंगे, इसमें tan थीटा की वैल्यू लगा देते, क्योंकि tan 30 दिया गया है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता, लंब का मान यच है, आधार का मान 146 प्लस यच है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती, बराबर h बाई 146 प्लस यच के बराबर होगा। ये इधर जाएगा तो 146 प्लस यच बराबर √3 यच के हो जाएगा। यच अगर उधर लेके जाएंगे तो देखो घट जाएगा, तो मैं यच कॉमन निकाल लूं तो आप कहोगे √3 माइनस 1 बनेगा, ये बराबर किसके 146 के। देखो यच को मैं उधर ले गया और कॉमन निकाला, तो देखो यच माइनस में गया था, कॉमन निकल गया क्योंकि इसके साथ भी था। √3 की वैल्यू 1.73, अगर घटाएंगे 1.73 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो आप कहोगे 0.73 बचेगा, बराबर 146 है। देखो इधर से हम दशमल हटाते, 2 अंक पर दशमल ले जाएंगे, 73 का 2 से काटेंगे, 73 दूना 146 हो जाएगा। तो यच की वैल्यू कितना आ गया, तो आप कहोगे 200 मीटर। क्या हुआ मिला आपको, तो आप कहोगे ये इस सवाल का उत्तर मिला, यच का मान ही आपसे पूछा गया था। तो इतनी बात आप समझे, धीरे धीरे आपको आ जाएगा क्या क्या बातें हैं। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। मैं जितना हो सका उतना आपको बताने का प्रयास किया। जिस दिन आपको चैप्टर पढ़ाएंगे हम आपको पूरे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, आप समझ भी जाओगे। तो आज के लिए इतना ही रखते, बाकी बातें कल होंगी। आप खुश रहें, मस्त रहें, लगाते रहें, पढ़ते रहें, अच्छे से रहें।
आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ संध्या, धन्यवाद।